हेलो ऑल। आप में से बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें एपीएससी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, ईओ एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या फिर दोनों एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक परफेक्ट आंसर दूंगा और आप लोगों को क्लैरिटी दे दूंगा कि किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द गाइड बुक टू प्रिपेयर फॉर द एपीएससी एग्जामिनेशन। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एपीएससी एग्जाम, रिगार्डिंग सैलरी, रिगार्डिंग पैटर्न, रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, तो आपकी गाइड बुक पूरी मदद करने वाली है। और सबसे खास बात क्या है कि इस गाइड बुक में आप लोगों को डिकोडेड सिलेबस भी देखने को मिलेगा जो जनरली यूपीएससी में प्रोवाइड नहीं करती है। दोस्तों इसके साथ साथ आप लोग सॉल्व पीवाईक्यूज भी पाएंगे, ईओ के 2017 और 21 के, और एपीएससी के 2002, 2004, 2012 और 2015 के। तो एक गाइड बुक आपके टेबल पे पक्का होनी चाहिए। आप लोगों को करना क्या है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी जाके उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी सिक्योर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब आपके मन में डाउट आता है कि सर हम कौन से एग्जाम की तैयारी करें, एपीएससी, ईओ या दोनों की, तो ये डाउट कुछ पर्टिकुलर कारणों की वजह से आता है, कुछ पर्टिकुलर रीजन है इस डाउट के पीछे। अगर हम कंपेयर करें दोनों एग्जामिनेशन को, ईओ एग्जाम को विद एपीएससी एग्जामिनेशन, तो हमें कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नो डाउट ये एग्जाम्स आपस में काफी ज्यादा मैच करेंगे, लेकिन ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि कहीं ना कहीं ईओ का जो लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट है इन कंपेरिजन टू द एपीएससी एग्जामिनेशन। ईओ एग्जामिनेशन थोड़ा फैक्चुअल हमें ज्यादा देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन टू द एपीएससी एग्जामिनेशन, और ईओ एग्जामिनेशन में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो वन लाइनर ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू द एपीएससी एग्जामिनेशन। एपीएससी एग्जामिनेशन थोड़ा यूपीएससी टाइप का आपको देखने को मिलता है, ज्यादा कंसेप्चुअल देखने को मिलता है और सिलेबस भी ज्यादा है एज कंपेयर टू द ईओ एग्जामिनेशन। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आप लोगों को क्लियरली विजिबल होंगे और इस वजह से ही आपके मन में डाउट आ रहा होगा। अब दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ये कंपैरिजन 2021 के ईओ पेपर का कर रहे हैं विद 2015 एपीएससी पेपर, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हो जाएगा। आप लोगों को इस कंपैरिजन को करते टाइम कहीं ना कहीं 2017 का ईओ पेपर अपने सामने रखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिले और आपकी ये कंफ्यूजन थोड़ी दूर हो जाए। अगर मैं 2017 और 2021 के पेपर को कंपेयर करूं विद 2015 एपीएससी पेपर, तो ये जो पेपर का मॉडरेट लेवल है हल्का सा टफ साइड पे चला जाएगा। जो पेपर का फैक्चुअल नेचर है वो और कंसेप्चुअल हो जाएगा और वन लाइनर क्वेश्चन में भी आपको जो है मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ईओ में भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो डिस्टिंक्शन हम बताते हैं कि मॉडरेट, फैक्चुअल और वन लाइनर, ये कहीं ना कहीं 21 का कंपैरिजन है विद 2015 पेपर, लेकिन जब 17 का ईओ पेपर आता है तो कहीं ना कहीं दोनों के पेपर के बीच में जो बाउंड्री है डिफिकल्टी लेवल की वो डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आपका यूपीएससी 100% टफ पेपर है तो कहीं ना कहीं एपीएससी आपका 80% टफ है और ईओ आपका 70% टफ है, क्योंकि पोस्ट की वैल्यू ज्यादा है। पोस्ट में अगेन जो है आपको वेटेज ज्यादा मिलेगी सिलेक्ट होने के बाद, तो कहीं ना कहीं पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी वेरी करेगा और एपीएससी कंपेयर टू ईओ थोड़ा डिफिकल्ट है और इस वजह से आप लोगों के मन में डाउट आता है। एक और एरिया जिसकी वजह से आपके मन में डाउट क्रिएट होता है वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज। ईओ की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 418 है, बहुत अच्छा नंबर है ये, और एपीएससी की नंबर ऑफ वैकेंसीज 159 है। आप लोगों को लगता है कि यार 159 वैकेंसीज में शायद हमारा नंबर ना आ पाए, पेपर भी डिफिकल्ट होने वाला है, सिलेबस भी ज्यादा है, तो क्यों ना हम एपीएससी को छोड़ के ईओ एग्जाम की तैयारी करें जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा है, जहां पर सिलेबस भी कम है और जहां पर पेपर का लेवल भी कम है। दोस्तों आप लोगों के मन में डाउट आना बिल्कुल जायज है, क्योंकि हर कोई अपनी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है और इंश्योर करना चाहता है कि जो वो मेहनत कर रहा है वो उसकी मेहनत रंग लाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस बाउंड्री को डाइल्यूट करने की कोशिश करें और आपको एक अल्टीमेट सॉल्यूशन दें जिसके थ्रू आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाए और आप इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर पाओ, तो वो शायद सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहां पर अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इस कंफ्यूजन को साइड में रख दीजिए। ऐसा कोई भी केस नहीं है कि आप लोगों को इन दोनों एग्जामिनेशन के बीच में एक को चूज करना पड़े, क्योंकि जब आप सिलेबस की कंपैरिजन करेंगे तो आप लोगों को एक बात देखने को मिलेगी कि जो भी चीजें आप एपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके ईओ एग्जाम में काम आने वाली हैं, और जो भी चीज आप ईओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपकी एपीएससी में काम आने वाली हैं। नो डाउट एपीएससी का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो 4 पोर्शन आपके एपीएससी में ज्यादा है उनकी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस की तो हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूं इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज की 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम। पॉवर्टी, डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहते हैं और स्टेट के भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 से 3 रहते हैं। तो इन कंपोनेंट्स, जो 4 कंपोनेंट्स को हम एक्स्ट्रा मानते हैं इन दी एपीएससी एग्जामिनेशन, इनकी वेटेज 10 to 15 क्वेश्चन होने वाली है, उससे ज्यादा नहीं होने वाली है। तो आप लोगों के पास लगभग 105 क्वेश्चन कॉमन होने वाले हैं फॉर बोथ एपीएससी एंड ईओ एग्जामिनेशन, जिनका सिलेबस कॉमन है। आप लोग मेजर कंपोनेंट्स की अगर बात करें, आईआर, लेबर लॉ,
क्वांट, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, देन सोशल सिक्योरिटी, जीएस के कंपोनेंट वो आपके कॉमन है। तो आप लोगों को जब ये कंपोनेंट एपीएफसी के लिए प्रिपेयर करने हैं या फिर ईओ के लिए प्रिपेयर करने हैं तो ये कॉमन प्रिपरेशन आपकी दोनों ही एग्जाम्स में काम आने वाली है। आप सेपरेट प्रिपरेशन नहीं करोगे। जब आप इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो वो पॉलिटी आपकी दोनों एग्जाम्स में काम आएगी, फॉर द गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन एपीएफसी एग्जामिनेशन एंड फॉर द इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट इन द ईओ एग्जामिनेशन। दोस्तों यहां पर ही आपका ये डाउट जो है क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे एक सिंगल प्रिपरेशन करनी है जो मेरे दोनों ही एग्जाम्स में काम आएगी। तो आपको चूज नहीं करना है, एक चॉइस यहां पर उभरनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि चॉइस तब उभरती है जब आपके दोनों पोल्स अपार्ट हो, जो आपके एग्जाम्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं। लेकिन यहां पे आपके टारगेट्स के बीच में डिफरेंस नहीं है, आपके टारगेट के बीच में सिनर्जी है। दोनों एग्जाम्स का ऑलमोस्ट 85% से ज्यादा सिलेबस कॉमन है। तो जब 80% से ज्यादा सिलेबस हम कॉमन देखते हैं दो एग्जामिनेशन का, तो हम कहते हैं कि भाई इनकी तो सिंगल प्रिपरेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सिंगल प्रिपरेशन होती है। स्टेट पीसीएस के लिए आप सिर्फ स्टेट जी के अलग से पढ़ते हैं, बाकी प्रिपरेशन तो आपकी कॉमन है। तो सिमिलरली जब आप एपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ईओ की आपकी नेचुरल प्रिपरेशन हो रही है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो चॉइस आपका जो एक कंसर्न है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाना चाहिए। एक और बात कि दोस्तों जब मैं पोस्ट की बात करता हूं तो अगर आपको ईओ एग्जाम क्रैक करना थोड़ा आसान लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं इस टाइम पर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, मैं इजीली ईओ एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, तो आपको कहीं ना कहीं उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद की पोजीशन को भी सोचना चाहिए। अगर आप ईओ एग्जाम क्रैक कर लेते हो, आप क्लास बी ऑफिसर बनते हो, आपकी लेवल 8 पोस्ट होती है, आपकी सैलरी इन हैंड जो है स्टार्टिंग में अराउंड 80,000 प्लस होती है, लेकिन आप लोगों को ईओ बनने के बाद लगभग 5 से 15 साल लग सकते हैं टू बिकम एन एपीएफसी ऑफिसर। मतलब ईओ प्रमोट होके पहले लेवल 9 पे पहुंचेगा और लेवल 9 के बाद प्रमोट होने के बाद वो एपीएफसी ऑफिसर बनेगा, और इस प्रोसेस में आपको मिनिमम 5+ ईयर्स लगने के पूरे चांसेस हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आपको इस बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप सेम प्रिपरेशन से एक हायर एग्जाम सॉल्व कर पाओ, हायर एग्जाम क्रैक कर पाओ, जो आपके साल भी बचा ले और आप लोगों को एक अच्छे लेवल पे पहुंचा दे, दोस्तों आई होप आप लोग ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहोगे। क्योंकि यहां पर एपीएफसी एग्जामिनेशन में ना सिर्फ आपके नाम के आगे एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर लगेगा, बल्कि आपकी जो पोस्ट है वो क्लास ए पोस्ट होगी, लेवल 10 पोस्ट होगी, और आपकी इन हैंड सैलरी 1 लाख प्लस होगी, और आप लोग सीधा अपने 5 से 15 साल बचा के एक हायर लेवल पोस्ट पे पहुंच जाओगे। तो मेहनत सेम है, तो क्यों ना हम अपने एफर्ट्स को और बढ़ाएं। 4 कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा है, मैं मानता हूं कि टाइम बहुत कम है, लगभग 2 जुलाई को आपका एग्जाम जो है शेड्यूल है, तो आप लोगों के पास टाइम कम है, लगभग 85-84 डेज हैं आपके पास। लेकिन दोस्तों ये डेज आप लोगों को इतने अच्छे अगर अवसर प्रदान कर रहे हैं तो आप लोगों को इनमें अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, आपको अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए, आप लोगों को पूरे एफर्ट्स डालने चाहिए। क्योंकि यहां पर अगर नंबर ऑफ डेज कम है तो आप नंबर ऑफ आवर्स अपने पर डे बढ़ा दो, ताकि ओवरऑल जो आपका सिनेरियो था वो बिगड़े ना और आप लोगों की सिलेक्शन में कोई भी कमी ना आए। तो मेरे हिसाब से पहली बात कि आप लोगों के मन में चॉइस वाली बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर क्योंकि 85% सिलेबस कॉमन है तो एक सिंगल प्रिपरेशन इन दोनों एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगी। दूसरी बात कि अगर एपीएफसी में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है और आप लोगों को लग रहा है कि मेरी सिलेक्शन के चांसेस कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एफर्ट्स फिर बढ़ाने चाहिए, क्योंकि इस नंबर ऑफ लेस वैकेंसीज में आप लोगों को जो पोस्ट है वो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एपीएफसी एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करिए, अपना पूरा एफर्ट एपीएफसी एग्जाम के लिए डालिए, क्योंकि उससे आपका ईओ एग्जाम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और वहां पर ध्यान ये रखिए कि आपकी जो टारगेट डेट है वो 2 जुलाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था मेरी तरफ से, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले, क्योंकि अभी तक बच्चे अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं लेकर आ पाए हैं कि हमें करना क्या है। और दोस्तों क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है तो मेरे अकॉर्डिंग आपका पूरा ध्यान आपकी प्रिपरेशन में होना चाहिए। ऐसा कोई भी छोटा मोटा डाउट आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, क्रिटिसाइज करने के लिए भी आप लोगों के पास है और अप्रिशिएट करने के लिए भी आप लोगों के पास है, तो प्लीज करिएगा। और इसके साथ साथ आप लोग अगर कोई डाउट रखते हैं तो 8146207241 पर हमें कॉल कर सकते हैं और hello@edutech.co.in पर हमें एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अब ये टाइम ऐसा है कि जहां पर आप लोगों को काफी प्रेशर फील हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की डेट लगभग आप लोगों के सामने है, तो अपने मन को एकदम पॉजिटिव कर लीजिए और अपने टेबल के आगे सिर्फ एक ही लाइन लिख लीजिए कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पक्का सिलेक्ट हो जाऊंगा। और ये लाइन आप लोगों को डेली पढ़नी है और अपने मन में बार बार दोहरानी है, ताकि आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी ना आए। थैंक यू वेरी मच।